गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। मैकमिलन की जो समरी सीरीज चल रही है, मॉड्यूल सी पर हमारी बातचीत चल रही है और मॉड्यूल सी पर जिस यूनिट की समरी पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है इंश्योरेंस कंपनीज। देखिए, इंश्योरेंस से आपको दो टॉपिक मिलने वाले हैं आपके पूरे सिलेबस में। एक तो मॉड्यूल सी जिस पर आज हमारी बातचीत हो रही है, इंश्योरेंस कंपनीज नाम से ये टॉपिक है। इस टॉपिक में इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस का क्या डेवलपमेंट भारत में रहा है, वर्ल्ड में क्या डेवलपमेंट है, इंश्योरेंस रिपोजिटरी किसको कहते हैं, ई इंश्योरेंस अकाउंट क्या है, एलआईसी एक्ट, इन सब पर चर्चा की गई। मतलब इंश्योरेंस के विषय में बेसिक जानकारी दी गई है। मॉड्यूल डी में जो आपको टॉपिक मिलेगा वो फिर से आपको एक इंश्योरेंस नाम से टॉपिक मिलेगा मॉड्यूल डी में, लेकिन उस टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ये मॉड्यूल डी में है। इसमें क्या है, इसमें इंश्योरेंस के जितने प्रिंसिपल्स हैं वो डिफाइन किए गए और इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट हैं इंपॉर्टेंट वो सारे डिफाइन किए गए। तो दोनों टॉपिक अलग अलग है। लेकिन 2023 का अगर आप पेपर देखेंगे और 2024 का, इन दोनों ही साल में अगर आप पेपर देखेंगे, 2025 में भी क्वेश्चन बने हैं। तो 2023 में तो इंश्योरेंस से लगभग लगभग क्वेश्चन बने थे 7 से 8 क्वेश्चन, यानी आपके 8 से 10% क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक गया था। और अगर इसमें पेंशन प्रोडक्ट को मिला लें तो 15 क्वेश्चन के आसपास 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस 2023 का, और ये दोनों एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ, 8-10% क्वेश्चन अकेले एक ही टॉपिक आपका कवर कर रहा है, वो इंश्योरेंस है। खैर वो मॉड्यूल सी और डी मिला के पूछा गया था, लेकिन टॉपिक तो इंश्योरेंस ही है दोनों। 2024 में भी यहां से 5-7 क्वेश्चन बने हुए थे, 2025 में भी ऐसा रहा। तो कुल मिला के आपके लिए इंश्योरेंस और पेंशन, ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इंश्योरेंस पर पूरी पूरी बातचीत कर रहे हैं। इंश्योरेंस में अगर आप मैकमिलन देखेंगे तो मैकमिलन की बुक में इंश्योरेंस कंपनीज, ये जो मॉड्यूल सी का टॉपिक है, उसमें बहुत ज्यादा समरी दी नहीं गई है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि समरी इस बुक में मॉड्यूल ए में ठीक ठाक है और मॉड्यूल बी में आपको कुछ हद तक ठीक ठाक मिलेगा। मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी में समरी जैसी कोई चीज नहीं, थोड़ी थोड़ी सी बस थोड़ा सा डिफाइन किया गया, तो वहां से आप कुछ भी तैयार नहीं कर पाएंगे। यही रीजन है कि मैं मैकमिलन की समरी जरूर ला रहा हूं, लेकिन ये किताब की समरी नहीं है, क्योंकि वहां किताब में है ही नहीं समरी मॉड्यूल सी और डी में। तो अलग से मैं आपकी समरी आपके लिए बनाकर ला रहा हूं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक की चीजें कवर कर पाए। यही कारण है कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज मॉड्यूल सी इंश्योरेंस कंपनी की समरी पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं भैया कि इंश्योरेंस होता क्या है, किसको कहा जाता है इंश्योरेंस। बहुत इत्मीनान से सुनते समझते चलिएगा, एक बार अगर आप सुन लेंगे इत्मीनान से तो टॉपिक आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। इसके दूसरे हिस्से पर भी हम बात करेंगे, ये पहला पार्ट है, इसके दूसरे पार्ट पर कल हम बातचीत करेंगे, तो ये पूरा 2 पार्ट में कवर हो पाएगा। आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले देखते हैं कि इंश्योरेंस यानी बीमा किसको कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भैया कि बीमा असल में, देखिए, बीमा सामान्य तौर पर आप अपने जीवन में कराते हैं, बीमा की थोड़ी बहुत जानकारी आपको है, मैं मान के चलता हूं। बीमा आपके रिस्क को आने से नहीं रोकता है, ना ही बीमा आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है। ऐसा बीमा कुछ नहीं करता है। जिसको जितनी चोट लगनी है, जिसके घर में जितनी चोरी होनी है वो होगा, बीमा थोड़ी उसको रोक पाएगा। किसी का एक्सीडेंट होना है तो बीमा उस एक्सीडेंट को नहीं रोक सकता। तो बीमा आपके रिस्क को कम नहीं करता है, उस एक्सीडेंट का, उस दुर्घटना पर आपका जो, आप पर जो प्रभाव पड़ रहा है, बीमा उस प्रभाव को कम करता है कॉम्पनसेशन देके। क्लियर है? यानी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो किसी की मृत्यु थोड़ी बीमा रोक पाएगा, बीमा किसी को अमर नहीं कर देगा, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु होने से उसके अपने जीवन पर, यानी उसके जो पीछे उसके पारिवारिक जीवन है, उन पर क्या प्रभाव उस मृत्यु का पड़ रहा है, उस प्रभाव को कॉम्पनसेशन देके कम करने की कोशिश करता है बीमा। तो बीमा एक्सीडेंट के इंपैक्ट को कम करता है कॉम्पनसेशन देके, और बीमा का पर्पस होता है आपको पुनः उसी स्थिति में ले आना जहां पर आप एक्सीडेंट के पहले थे। क्लियर है? अब समझते हैं बीमा होता क्या। बहुत इत्मीनान से समझिएगा, बीमा होता क्या है। बीमा में 2 पार्टीज होती है। पहले दोनों पार्टीज का नाम समझ लें, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं इंश्योरर। इंश्योरर का मतलब होता है जिसने इंश्योरेंस बेचा है। इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी जैसे एलआईसी क्या हो गई, अगर आप एलआईसी से बीमा करा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इंश्योरर। एक पेज ले लेते हैं, फिर हम पूरी बात करते हैं। क्लियर है? तो हम चर्चा कर रहे हैं क्या, इंश्योरेंस पर। इंश्योरेंस पर हमारी बात हो रही है। और इंश्योरेंस, याद रखिएगा, एक एग्रीमेंट होता है। इंश्योरेंस क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, 2 पार्टीज के बीच में। पहली पार्टी है इंश्योरर। पहली पार्टी कौन है भैया? इंश्योरर। इंश्योरर का मतलब इंश्योरेंस कंपनी, यानी जो बीमा बेच रही है। इंश्योरेंस कंपनी को हम कहते हैं इंश्योरर। इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए इंश्योरर होती है। दूसरी पार्टी है इंश्योर्ड, जिसने बीमा खरीदा है, यानी जिसका बीमा हुआ है। इंश्योर्ड का मतलब होता है पॉलिसी होल्डर, जिसने बीमा खरीदा है यानी पॉलिसी होल्डर। तो आप लोग जैसे एलआईसी से बीमा कराते हैं, तो एग्जांपल के तौर पर एलआईसी क्या हो गई, इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योरर हो गई। आपने बीमा खरीदा, आप क्या हो गए, पॉलिसी होल्डर, यानी बीमा की लैंग्वेज में आप इंश्योर्ड हो गए। क्लियर हो कितनी बात? अब देखते हैं क्या होता है बीमा। पहले बीमा की डेफिनेशन समझे। इंश्योरेंस ये कहता है, यानी इंश्योरेंस इन दोनों पार्टीज के बीच में होने वाला एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर इंश्योरर
इंश्योर्ड से, जहां पर इंश्योरर इंश्योर्ड से ये प्रॉमिस करता है, ये वायदा करता है कि अगर आपको कोई दुर्घटना हुई, अगर आपका कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना या कोई मृत्यु या कोई डैमेज जैसी कोई चीज होती है, तो मैं आपको कॉम्पनसेशन दूंगा। यानी इंश्योरेंस इन दोनों पार्टीज के बीच में होने वाला एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर इंश्योरर इंश्योर्ड को यह प्रॉमिस करता है कि यदि आपके जीवन में कोई दुर्घटना होती है और वो दुर्घटना, अगर हमने जो एग्रीमेंट किया उसमें वो दुर्घटना कवर हो रही है, तो मैं आपको कॉम्पनसेशन दूंगा, ऐसा मैं वायदा करता हूं। कितना कॉम्पनसेशन दूंगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप मुझे कितना प्रीमियम देते हो। तो जो प्रीमियम आप दोगे उसके अगेंस्ट में आपको कॉम्पनसेशन दूंगा, ऐसा मैं आपसे वायदा करता हूं। लेकिन किस स्थिति में ये वायदा मैं पूरा करूंगा? जब आप पर कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी, यानी आपके साथ कोई घटना, दुर्घटना, कोई लायबिलिटी आएगी और वो अगर बीमा में कवर हो रहा है तो मैं उसको कॉम्पनसेशन करूंगा, ऐसा मैं आपसे वायदा करता हूं। ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? इंश्योरेंस कहते हैं। इंश्योरेंस में मुख्यतः दो पार्टी होती है, इंश्योरर इंश्योर्ड, और तीसरी पार्टी होती है, लेकिन तीसरी पार्टी इनएक्टिव होती है, वो एक्टिव पार्टी नहीं होती है, जिसको हम नॉमिनी बोलते हैं। नॉमिनी तभी एक्टिव होती है जब प्राइमरी पार्टी की मृत्यु हो जाती है, तो ही नॉमिनी आती है। वैसे तो होते तीन पार्टी हैं, लेकिन जो नॉमिनी है वो इनएक्टिव पार्टी होती है। इसलिए मुख्यतः हम दो पार्टीज की बात करते हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड। तो इंश्योरेंस क्या है बाबू, ये बात क्लियर है? चलिए अब यहां पर देखते हैं। देखिए क्या है, इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में। कहा, किसके किस के बीच में? वेयर वन द इंश्योरर, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, प्रॉमिस करती है, प्रॉमिसर टू द अदर, इंडेमनीफाई टू मेक। इंडेमनीफाई का मतलब होता है कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना, इंडेमनीफाई करना है ना, आपका जो लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट करना। इंडेमनीफाई और मेक गुड एनी फाइनेंशियल लॉस, कोई भी फाइनेंशियल लॉस होगा मैं उसको इंडेमनीफाई करूंगा। कौन सफर कर रहा है इस फाइनेंशियल लॉस को? सफर्ड बाय द इंश्योर्ड इन कंसिडरेशन फॉर एन अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ प्रीमियम। तो जितना मैं प्रीमियम के रूप में आपसे रिसीव कर रहा हूं, उसी के कंसिडरेशन में मैं आपको वायदा करता हूं कि अगर आप कोई लॉस सफर करते हो, यानी इंश्योर्ड अगर कोई लॉस सफर करता है, तो मैं आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करूंगा, यानी आपको इंडेमनीफाई करूंगा। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज रिफर्ड टू एज द इंश्योरेंस पॉलिसी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी। जानते हैं, इसमें कुछ ऐसी नई बात तो नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम से इस कॉन्ट्रैक्ट को हम जानते हैं। लॉसेस क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिफोर हैंड बट कैन बी रिम्बर्स्ड इफ एंड व्हेन द अकर। क्या है भैया, आपका जो लॉसेस है उसे हम पहले से, जैसे कोई क्या हमें आगे दुर्घटना होगी, इसको हम पहले से तो नहीं डिफाइन कर सकते ना, कितनी दुर्घटना होगी, तो लॉस को हम पहले डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन जब दुर्घटना हो जाती है तो उसे रिम्बर्स तो किया जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि बीमा आपकी दुर्घटना को नहीं रोकता है, बीमा रिस्क को नहीं कम कर पाता है, लेकिन उस दुर्घटना से, उस रिस्क के आने से, उस एक्सीडेंट के होने से जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ा है, बीमा कॉम्पनसेशन देकर उस प्रभाव को क्या करता है? कम कर देता है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? इंश्योरेंस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस पूरे इन्वायरमेंट में, जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस आता है, इंश्योर्ड आता है, इंश्योरेंस कंपनीज है, इंटरमीडियरी है, और आपका क्या नाम है, अब तो आपकी जो इंश्योरेंस डिपॉजिटरीज है वो सब भी आने लगी हैं। द इंश्योरेंस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, जिसको हम इंश्योरर के नाम से जानते हैं, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI जो भारत में पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो इंश्योरेंस क्या है, ये बात उम्मीद है आपको एकदम विधिवत तरीके से पता चल गई होगी। अब आते हैं इंश्योरेंस में दो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है और इंश्योरेंस डेंसिटी है। क्लियर है? ये लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी बेसिकली इंश्योरेंस के डेवलपमेंट को बताते हैं कि किसी देश में कितना इंश्योरेंस का डेवलपमेंट हो चुका है, जिसमें से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? कहीं पर घुसना। यानी इंश्योरेंस जो बीमा है वो आपके देश के नागरिकों के अंदर कहां तक पहुंच पाया है, इंश्योरेंस सेक्टर का क्या डेवलपमेंट हो पाया है, वो पेनिट्रेशन बताता है। और इंश्योरेंस डेंसिटी बताता है कि कितने लोग इंश्योरेंस से कवर हो चुके हैं, कितना प्रीमियम वो पे कर रहे हैं। तो दोनों में बड़ा बेसिक अंतर है, ध्यान से समझिएगा। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का उपयोग हम करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के डेवलपमेंट को देखने के लिए। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि आपके टोटल जीडीपी का कितना प्रीमियम के रूप में आ रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? आपके टोटल जीडीपी का कितना प्रीमियम के रूप में आप प्राप्त कर रहे हैं, इंश्योरेंस का कितना प्रीमियम आ रहा है, वो हिस्सा बताता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को। देखिए ध्यान से समझिए, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट्स शो द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर का कितना डेवलपमेंट हुआ ये आप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन से पता लगाते हैं इन अ कंट्री। द पेनिट्रेशन रेट इज मेजर्ड, जो पेनिट्रेशन रेट है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? एट द रेशियो ऑफ प्रीमियम पेड। वो रेशियो जो आपने प्रीमियम के रूप में पे किया है, किसके रेशियो में? आपके जीडीपी के रेशियो में। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर आपके देश की टोटल जीडीपी 300 मिलियन है, क्लियर है, किसी कंट्री की जीडीपी की वैल्यू जो है वो 300 मिलियन है, जिसमें से 60 मिलियन उसको वैल्यू प्राप्त हुई है इंश्योरेंस के प्रीमियम से,
तो इंश्योरेंस का जो डेवलपमेंट है वो कितना है भैया, 5% है। यानी अगर आपका हम पेनिट्रेशन की बात करें, अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें तो पेनिट्रेशन का क्या रेशियो होता है कि आपकी जो टोटल जीडीपी है, आपकी जो टोटल जीडीपी है, इसको आप डिवाइड कर देते हैं जीडीपी, है ना, क्या नाम है, क्या नाम है, प्रीमियम टू जीडीपी। क्लियर है? प्रीमियम टू जीडीपी। टोटल जीडीपी आपकी कितनी थी भैया, 300 मिलियन, और आपका इसमें से 60 मिलियन आया था प्रीमियम टू जीडीपी, यानी जीडीपी का 60 मिलियन आपको प्रीमियम प्राप्त हुआ था। यानी आपका जो कुल पेनिट्रेशन निकला वो कितना निकला, 5% तो निकला। तो यानी इसका मतलब है कि आपका जो जीडीपी के रेशियो में अगर हम डेवलपमेंट देखेंगे तो कितना है भैया, 5% है। दूसरा है जो आपका बताता है इंश्योरेंस डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। इंश्योरेंस डेंसिटी ये बताता है कि कितने लोग बीमा से कवर हो चुके हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसको पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कितने लोग इसमें कवर किए जा चुके हैं। तो डेंसिटी को मेजर करने का सीधा सा तरीका होता है कि आपके कितनी टोटल जनसंख्या में से कितने लोग आपको प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो ये रुपए की वैल्यू में निकल के आएगा, इतने लोग हमें प्रीमियम पे कर रहे हैं, और उससे हमें क्या पता चलता है, इंश्योरेंस डेंसिटी। ये भी इंश्योरेंस का एसेस या इंश्योरेंस का डेवलपमेंट देखने के लिए मेजर किया जाता है। इंश्योरेंस डेंसिटी अलॉन्ग विद द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस डेंसिटी किसके साथ, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के साथ एक की मेजर है यूज्ड टू असेस द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इंश्योरेंस सेक्टर। इट इज द रेशियो ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड बाय। ये रेशियो है किसका, आपने जो प्रीमियम कलेक्ट किया, लेकिन ये किसका रेशियो होता है, आपकी कंट्री के पॉपुलेशन का। जबकि ध्यान से समझिएगा, पेनिट्रेशन जो रेशियो होता है वो आपके देश की टोटल जीडीपी में आपने कितना प्रीमियम रिसीव किया है इंश्योरेंस से। तो टोटल जीडीपी का जो रेशियो होता है वो पेनिट्रेशन होता है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन का जो रेशियो होता है, जो प्रीमियम आप पॉपुलेशन के रेशियो में प्राप्त कर रहे हैं, वो आपका कहलाता है डेंसिटी। क्लियर है? क्या कह रहा है, कहा जा रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ये रेशियो ऑफ प्रीमियम है जो इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट करती है, किससे, टू द पॉपुलेशन। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं रुपी के टर्म में। तो कितना आपको टोटल पॉपुलेशन ने प्रीमियम पे किया है, तो आप टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे यहां पर इसका जो आपका जो फॉर्मूला होगा, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका टोटल पॉपुलेशन। क्लियर है? आपकी जो टोटल देश की जनसंख्या है, इसको आप डिवाइड कर दोगे प्रीमियम टू पॉपुलेशन। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, इंश्योरेंस डेंसिटी निकल के आ जाएगा। क्लियर है? टोटल पॉपुलेशन से आपको क्या डिवाइड कर देना है, प्रीमियम टू पॉपुलेशन। आपकी पॉपुलेशन ने कितना प्रीमियम पे किया हुआ है, तो इससे आपका पर कैपिटा डेंसिटी निकल आ जाएगा कि पर कैपिटा हम कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं। क्लियर है? अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो है इंश्योरेंस रिपोजिटरीज। अब इंश्योरेंस रिपोजिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर क्या, इस बार का जो आपका मे का एग्जामिनेशन हुआ था, उस मे एग्जामिनेशन में ये पूछा भी गया था, इंश्योरेंस रिपोजिटरी क्या होती है। इंश्योरेंस रिपोजिटरी को समझने के पहले आप थोड़ा कैपिटल मार्केट में जो डिपॉजिटरीज है उनको समझिए। कैपिटल मार्केट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैपिटल मार्केट, जैसे अगर आप शेयर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, जिनको हम कहते हैं डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमैट अकाउंट के माध्यम से कोई भी इन्वेस्टर सिक्योरिटीज को बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो अब आपको शेयर्स फिजिकल फॉर्म में नहीं बेचे जाते हैं, उनका फिजिकल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आता है, बल्कि आप जो भी शेयर्स परचेज करते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर दिए जाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? यानी आप जब अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको ये पता चल जाता है कि किस कंपनी के कितने शेयर्स अभी आपके पास हैं, इनमें से कितना आपने बेचा, क्या बैलेंस आपके पास बचा, ये सब आप इलेक्ट्रॉनिकली देख पाते हैं। यानी अब आपको फिजिकल शेयर्स जारी नहीं किए जाते, फिजिकल सर्टिफिकेट्स जारी नहीं किए जाते हैं। आपके जो शेयर्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में मेंटेन कर दिया जाता है। क्लियर है? तो आप 25 कंपनी के शेयर्स परचेस करिए, आपको कोई फिजिकल पेपर अपने पास मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल सर्टिफिकेट आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं। उन सब के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में मेंटेन होते हैं। लेकिन आपके बिहाफ पर कोई तो इन फिजिकल शेयर्स को, सर्टिफिकेट्स को अपने पास मेंटेन रखता होगा। कोई तो होगा जो सर्टिफिकेट्स आपके बिहाफ पर अपने पास मेंटेन रखता होगा। जब आप बेचेंगे तो सर्टिफिकेट किसी और को ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि आपके पास तो सर्टिफिकेट है नहीं, आपने तो सिर्फ शेयर बेच दिया। वो सर्टिफिकेट जिसने परचेज किया उसके नाम पर ट्रांसफर होंगे। तो ये सारा काम करता है, यानी आपके जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स उनको अपने पास आपके बिहाफ पर डिपॉजिट रखने का काम करता है डिपॉजिटरी। मैं ये कैपिटल मार्केट की बात कर रहा हूं। भारत में दो डिपॉजिटरी हैं, एक है एनएसडीएल
नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड 1996 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। दूसरा है सीडीएसएल 1999 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इसको कहते हैं। ये यही दो डिपॉजिटरीज है बाबू जो आपके फिजिकल सर्टिफिकेट्स को अपने पास मेंटेन रखती हैं, आपके शेयर्स को मेंटेन करती हैं, आपके डीमैट अकाउंट को यही ओपन करवाती है। ये खुद ओपन नहीं करती हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट की जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो आपकी यही है। अब आपका डीमैट अकाउंट या तो एनएसडीएल से ओपन हुआ होगा या तो सीडीएसएल से ओपन हुआ होगा। क्लियर होगी? ये तो होगी कैपिटल मार्केट की बात। बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट लाया गया इंश्योरेंस सेक्टर में। क्लियर है? ये देखा गया क्योंकि इंश्योरेंस में डिजिटल कुछ नहीं था, है ना? आप इंश्योरेंस करवाओगे तो आपकी रिसीट आपको भेजी जाती है, फिजिकल कॉपी आपका एजेंट आपको आपकी रिसीट देता है। जो आपका इंश्योरेंस का बॉन्ड आता है वो बाई पोस्ट आपके पास फिजिकल आता है। अब आपने 10 बीमा करा रखा है, 10 बीमा का बॉन्ड आपको संभाल कर रखना है। उसमें चोरी हो सकता है, वो गायब हो सकता है, घर में कोई दुर्घटना हो गई, आग वाग लगी तो बॉन्ड जल सकता है। ये बड़ी दिक्कत है आपके पास। और फिर अगर कहीं एड्रेस एड्रेस चेंज हो गया तो चेंज कराने में बड़ी समस्या होती है। तो आपको अलग अलग इंश्योरेंस के अलग अलग फिजिकल पेपर अपने पास मेंटेन रखने पड़ते हैं। तो क्यों ना इसको वैसे ही कर दिया जाए जैसा कि आपका डीमैट अकाउंट के माध्यम से कैपिटल मार्केट में सुविधा दी जा रही है। तो बिल्कुल वही चीज यहां पर लाई गई इंश्योरेंस सेक्टर में। और जो काम वहां पर डिपॉजिटरीज कर रही थी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल कर रहा था, वही काम यहां पर करेगा आपका इंश्योरेंस रिपॉजिटरीज। क्लियर है? तो इंश्योरेंस रिपॉजिटरीज वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आईआरडीए से ये मान्यता प्राप्त होते हैं इस समय। क्लियर है? ये मान्यता प्राप्त होते हैं। अब आप कोई भी जैसे अभी तो आईआरडीए ने ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद से जो भी बीमा बेचा जाएगा भैया, एलआईसी सॉरी क्या नाम है, जो लाइफ इंश्योरेंस है, जो भी लाइफ इंश्योरेंस बेचे जाएंगे वो ई अकाउंट के माध्यम से ही बेचे जाएंगे। यानी आपका ई अकाउंट क्या है वो हम कल चर्चा करेंगे। यानी आप जैसे वहां डीमैट अकाउंट ओपन करते थे बिल्कुल वैसे ही आपको यहां पर एक ई अकाउंट ओपन करना है। ये ई अकाउंट आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी या किसी एक रिपॉजिटरी से रिक्वेस्ट डाल के आप ई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ई अकाउंट से ही आप अपना सारा बीमा खरीदेंगे, उसी में सब कुछ मेंटेन होगा। आपको बार बार अलग अलग फिजिकल पेपर आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं। जितने भी प्रकार के बीमा होंगे सब आपके ई अकाउंट में मेंटेन करते जाएंगे। लेकिन आपके बिहाफ पर उनका फिजिकल अपने पास जो सर्टिफिकेट्स है, बॉन्ड्स हैं, उनको डिपॉजिट करना, आपकी क्लेम को करवाना, और ये जो आपके ई अकाउंट ओपन किए जाएंगे इनके लिए रिपॉजिटरीज रखी गई। ये सारे काम बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे डिपॉजिटरीज करते हैं। तो रिपॉजिटरीज वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपका ई अकाउंट ओपन करवाते हैं, आपके बीमा को मेंटेन करते हैं, उसमें अगर आप कोई परिवर्तन करते हैं तो वो उसमें परिवर्तन भी करते हैं। यानी आपके फिजिकल इंश्योरेंस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन रखने का काम जो संस्थाएं करती हैं वो कहलाती हैं रिपॉजिटरीज। क्लियर है? अब ई अकाउंट हम अगली मुलाकात में पढ़ेंगे। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आईआरडीए launched the insurance repository system in 16th of September 2013. The insurance repositories also act as a single point of service for all e-policy held by the policyholder. एक सिंगल पॉइंट ऑफ सर्विस है जहां पर सारे जो आप ई पॉलिसी होल्ड करेंगे उनको मेंटेन किया जाएगा। आईआरडीए हैज प्रेजेंटली लाइसेंस 4 एंटिटीज, 4 इस समय इंश्योरेंस रिपोजिटरीज काम कर रही। नेशनल इंश्योरेंस रिपोजिटरी बाय एनएसडीएल, एनएसडीएल के द्वारा नेशनल इंश्योरेंस रिपोजिटरी है। डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड और सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी, कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, ये आपके एंड कैंप्स रिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये आपके 4 यहां पर काम कर रहे हैं। क्लियर है? टू एक्ट एज इंश्योरेंस रिपोजिटरीज, ऑल द रिपोजिटरीज आर रेगुलेटेड बाय द आईआरडीए। At present, only life insurance policies and pension plans are being allowed to be held in e-insurance account. अभी तो लाइफ इंश्योरेंस और आपका पेंशन इंश्योरेंस है, लेकिन आने वाले लाइफ इंश्योरेंस को तो मैंडेटरी भी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में सारे तरीके की बीमा इसमें आ जाएंगे। The facility is expected to be extended to health, car, home and other types of general insurance as well. क्लियर है? तो इंश्योरेंस रिपोजिटरीज क्या है ये बात उम्मीद है बिल्कुल ठीक से समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा, देखिएगा, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपसे एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर ये पूछा ही पूछा जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतनी बात रखते हैं। ई अकाउंट वगैरह हम लोग कल की मुलाकात में देखेंगे, कल की मुलाकात में चर्चा करेंगे। ठीक है गुरु? तो आज इंश्योरेंस कंपनीज नाम से जो आपका टॉपिक मॉड्यूल सी है उसकी समरी में कुछ हम लोगों ने चर्चा की है। बाकी आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। महापैक वगैरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। अगर आप नवंबर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो महापैक आपके लिए सबसे बेहतरीन बैच है, क्योंकि इसमें सारे रनिंग, सारे अपकमिंग बैचेस सबका एक्सेस आपको मिलता है 3 वैलिडिटी में आपके लिए, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ। इनके अलावा एक कंबाइंड महापैक है जिसमें आपको जेआईबी और सीआईबी दोनों की सारी क्लासेस मिलती है। जैसे आप जेआईबी क्वालिफाई करेंगे उसके तुरंत बाद आप अपनी सीआईबी की तैयारी शुरू करते हैं, उसके लिए आपको कोई अलग से बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। सीआईबी महापैक में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इलेक्टिव पेपर के साथ। सीआईबी में एक इलेक्टिव पेपर भी होता है, 2 वैलिडिटी में है, 1 ईयर और 2 ईयर।
फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया गया है, नया भी आ चुका है, 2.0 भी आ चुका है, जो नवंबर एग्जाम को टारगेट कर रहा है। अगर आपका कोई सिंगल सब्जेक्ट है तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास है। सिंगल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, चारों सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ये सारी सुविधाएं आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी। इसके अलावा कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो मैं यहीं से आपको सारा जवाब देता रहता हूँ, आपसे बातचीत होती रहती है। मैं सब कुछ इसी ग्रुप पर शेयर करता हूँ। आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप सिंपली सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं, कल मिलेंगे इसके दूसरे हिस्से पर। अभी इंश्योरेंस पर एक और क्लास आपकी होगी, समरी क्लास, छोटी क्लास होगी लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्लास है, उस पर हम लोग बातचीत करें। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।